नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके थे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2024 है और 23-24 नवंबर 2024 के बीच आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले एक बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल से शुरुआत करते हैं जो हर किसी के मन में होता है, और वो ये है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम देने के लिए क्या सीटेट कंपलसरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन दो फेज में होता है। पहले फेज में आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है जिसे ओएसटी कहते हैं, और जब आप ओएसटी क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका इंटरव्यू और टीचिंग स्किल टेस्ट होता है, और साथ में आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है जो पूरी तरह से सिलेक्शन कमेटी पर डिपेंड करता है। अगर उनका मन करेगा तो वो आपका कंप्यूटर टेस्ट करवाएंगे या फिर हो सकता है ना भी करवाएं। और अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनते हैं तो इंटरव्यू के साथ आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग करनी होगी, और ये दोनों 15-15 मार्क्स की होगी। दोस्तों, अभी आप ये आर्मी पब्लिक स्कूल का जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये ओएसटी यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ही आया है, और इसका एग्जाम 23 से 24 नवंबर 2024 के बीच होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओएसटी सीटेट की तरह ही क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको इसे सिर्फ पास करना होता है, और जैसे ही आप इसे पास कर लेते हैं इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड भी दिया जाता है जो आपको बताता है कि आपके 200 में से कितने नंबर आए हैं। और ये ओएसटी लाइफ टाइम वैलिड रहता है, यानी कि अगर आप इसे एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर से ओएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ओएसटी के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। और जिस तरह से सीटेट साल में 2 बार होता है उसी तरह से ओएसटी साल में 1 बार होता है। दोस्तों, ओएसटी के अंदर आप एक बात का और विशेष ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए अभी आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं और आप ओएसटी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आप आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर पीजीटी के लिए अप्लाई कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ओएसटी फिर से देना होगा और पीजीटी का स्कोर कार्ड प्राप्त करना होगा। दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में होता है, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसे और जान लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर किसी और भी विद्यालय का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सीटेट क्वालिफाइड है और कुछ समय बाद केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आती है जिसका आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं। इसके बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, और अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू की डेट आ जाती है, और अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब आपका ओएसटी क्लियर हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह की कोई भी डेट नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में टोटल 139 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं जो कई सारे क्लस्टर्स में डिवाइड हैं। तो जैसे ही आपका ओएसटी क्लियर हो जाता है इसके बाद आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको खुद से उस स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाकर देखना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वैकेंसी आ चुकी है या अभी नहीं आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है, और ये झांसी जिला उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कि हेडमास्टर की वैकेंसी आई हुई है। जैसे ही आप इसके पीडीएफ पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे इस पीडीएफ के अंदर हेडमास्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो दिया होगा, और पूरा फॉर्म दिया होगा जो आपको भरना होगा, और साथ में ये भी बताया होगा कि आपको ये फॉर्म बाय पोस्ट भेजना है या फिर बाय मेल भेजना है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ओएसटी क्लियर करने के बाद आपको हर एक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी चाहते हैं उस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है या अभी नहीं आई है। अगर उस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई होगी तो पीडीएफ के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है आपको इसे फिल कर देना है, और उसी पीडीएफ में बताया होगा कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भेजना है। इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जहां पर आपका इंटरव्यू और टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों, इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए एपीएस झांसी में उसी पोस्ट के लिए वैकेंसी आ गई है जिसका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, और आपने इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं एपीएस झांसी क्लस्टर 5 के अंदर आता है, जिसमें एपीएस भोपाल, ग्वालियर, बबीना, सागर और ताल बेहट भी आते हैं। तो अब आपका इंटरव्यू पूरी तरह से लोकल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है
कि आपका इंटरव्यू कहाँ होगा। अगर वो चाहें तो आपका इंटरव्यू एपीएस झांसी के अंदर भी हो सकता है, या फिर इनमें से बाकी किसी भी क्लस्टर के अंदर हो सकता है, या फिर किसी और भी जगह हो सकता है। ये उनकी मर्जी है, लेकिन आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर दो टाइप की वैकेंसी आती हैं, एक रेगुलर और एक फिक्स टर्म। रेगुलर यानी कि आपकी परमानेंट जॉब होती है, और फिक्स टर्म का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल या संविदा बेसिस पर आपको रखा जाता है। दोस्तों, अब आपको ओएसटी से रिलेटेड एक आखिरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप ओएसटी में पास नहीं हो पाते हैं, तब भी आप इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको दो टाइप की जॉब दी जा सकती है। पहली तो आपको परमानेंट जॉब दी जा सकती है, जिसमें कंडीशन है कि आपको 2 साल का समय दिया जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर आपको ओएसटी पास करना होगा, जो 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 50 नंबर लाने होंगे। और दूसरी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दी जाएगी, यानी कि आपको संविदा बेसिस पर रखा जाएगा। और यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर ओएसटी को क्वालिफाई करना होगा, जो टोटल 80 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 40 नंबर लाने होंगे। दोस्तों, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप ओएसटी क्वालिफाइड नहीं हैं, तब भी चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं और आपको कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा सा डिटेल में और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपका ओएसटी क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू वगैरह सारी चीज क्लियर होने के बाद 30 अगस्त 2025 के दिन आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो 1 अप्रैल 2025 के दिन आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस साल आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा, उस साल की 1 अप्रैल से आपकी एज डिसाइड की जाएगी, जो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 45 साल से कम, 50 साल से कम या 57 साल से कम है, तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग 5 साल, 7 साल और 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पीजीटी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पीजीटी या टीजीटी में जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, जैसे 5 साल, 7 साल या 9 साल, क्योंकि पीजीटी वालों के लिए पीआरटी का एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टीजीटी के साथ आपका पीआरटी का एक्सपीरियंस भी मान्य हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि ओएसटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम पीजीटी की बात करेंगे कि पीजीटी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके बाद टीजीटी और फिर पीआरटी। दोस्तों, ये टेबल आप देख सकते हैं। पीजीटी के अंदर टोटल 19 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है और साथ में बीएड कंप्लीट है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके ये टेबल देख सकते हैं। इसके अंदर एकदम डिटेल में बताया गया है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या संस्कृत से की है और ग्रेजुएशन में हिंदी आपका एक मेजर सब्जेक्ट था, तो आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स, एप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में की है, तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और फिजिकल एजुकेशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, उसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इनको डिटेल में समझा दूंगा। और अगर आप पीजीटी से कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पीजीटी में किस सब्जेक्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसे मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस और हैं, जिन्हें डिटेल में जान लेते हैं। पहली कंडीशन है कि आपकी बीएड में टोटल परसेंटेज 50% से ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टोटल परसेंटेज 50% से ज्यादा हो। तीसरी कंडीशन है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट थे, उनमें से हर एक सब्जेक्ट में आपकी परसेंटेज 50% से ज्यादा होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% से ज्यादा है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% से कम है, तो आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी कंडीशन है कि अगर आपने बीएलएड या डीएलएड कर रखा है और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% से ज्यादा है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% से कम है, तो आप पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पीजीटी के लिए ये 5 कंडीशंस में से शुरू की 3 कंडीशंस तो मैंडेटरी हैं, यानी कि ये 3 चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चौथी और पांचवी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं,
तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आप पीजीटी के साथ टीजीटी और पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि टीजीटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप टेबल में देख सकते हैं टीजीटी के अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में बीएड कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप टेबल में देख सकते हैं जिसमें एकदम डिटेल में बताया गया है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे अगर आप टीजीटी संस्कृत से अप्लाई करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में तीनों साल संस्कृत एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी बीएड कंपलसरी है, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कंपलसरी नहीं थी। इसके साथ ही अगर आप टीजीटी से फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों टीजीटी के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली कंडीशन है कि आपकी बीएड में टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा हो। आपके ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में जो भी टोटल सब्जेक्ट थे उनमें से हर एक सब्जेक्ट में टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों टीजीटी के अंदर आप थर्ड पॉइंट भी देख सकते हैं जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका सीटेट या स्टेट गवर्नमेंट जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट करवाती है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ओएसटी के लिए आपका सीटेट या टेट कंपलसरी नहीं है। अगर आपका सीटेट या टेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप ओएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपका ओएसटी क्वालिफाइड हो जाता है और जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं और आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखा जाएगा कि आप सीटेट या टेट क्वालिफाइड हैं या नहीं। अगर आपका सीटेट या टेट क्वालिफाइड नहीं होगा तो आपको परमानेंट जॉब नहीं दी जाएगी, आपको एडॉक यानी कि संविदा बेसिस पर रखा जाएगा और फिर बाद में आप सीटेट या टेट क्यों ना क्वालिफाई कर लें लेकिन इसके बाद आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि पीआरटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो पीआरटी में आपकी ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही आपका बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए जिसमें आपकी परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए, जैसे कि इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय के रूप में फिजिकल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जिसमें आपकी परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी और भी कई सारी कंडीशंस हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों अब जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए खुशखबरी है और वो ये है कि आप पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपका पीआरटी में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से 6 महीने का पीडीपीटी कोर्स या ब्रिज कोर्स करना होगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों ये एग्जाम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सभी के लिए 200 नंबर का ही होता है और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों टेबल में आप डिटेल में देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। इसे आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। वैसे तो एग्जाम पैटर्न सेम ही होता है जो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन 10 नंबर का होगा, यानी कि पहले सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। दूसरे सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे जो पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स पर बेस्ड होंगे। और तीसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिसमें 170 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल और रह जाता है और वो ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, अगर आपकी फाइनल ईयर चल रही है तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।